चैप्टर 5। निवान वीनू से बोला। दोनों बहनें धीरे धीरे क्या बात कर रही थी। वीनू नाम में गर्दन हिला बोली, भला मैं आपको क्यों बताऊं। इतना कह अपनी जगह से उठ जाती है। कुछ देर बाद चारों घर के हॉल में बने हवन कुंड के सामने हाथ जोड़े बैठे थे। दूसरी ओर पंडित जी बैठे मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। पूजा समाप्त होते ही विवान अपनी जगह से उठ रूम में जा बिजनेस सूट चेंज कर ऑफिस चला जाता है। जैसे ही पूजा खत्म हो जाती है, सभी बैठकर डाइनिंग टेबल पर लंच कर रहे थे। निवान, उसके मॉम डैड, बुआ, फूफा, वीनू भी चेंज कर बिजनेस सूट पहन चुकी थी। निमी सभी को सर्व कर रही थी। लगभग सभी का खाना हो चुका था। वीनू अपनी जगह से उठ निमी का बाजू से पकड़ अपनी चेयर पर बैठा। एक प्लेट में उसके लिए खाना सर्व करती है और निमी को खाना का इशारा कर बोली, मैं फाइल्स और लैपटॉप लेकर आती हूँ, तब तक तू ये फिनिश कर देना। वीनू ऊपर अपने रूम की ओर जाने लगती है तो वामिका रोकते हुए बोली, आज ऑफिस नहीं जाना। वीनू पीछे पलट हुए बोली, लेकिन मॉम। वामिका आगे कहती है, क्योंकि अभी तुम दोनों अपने घर जाओगी निवान के साथ पगफेर की रस्म के लिए। वीनू निमी की ओर देखती है। निमी अपनी पलके झपका वामिका की बात पर हामी भरती है। वेद वीनू से बोले, बेटा जाओ चेंज कर लो अपने घर, क्या बिजनेस सूट पहन कर जाओगी। वीनू कुछ कहने को होती है कि वामिका बोली, तुम्हारे लिए रूम में कपड़े रखवा दिए हैं, चेंज कर लो, जाओ। वीनू अपना मन मारते हुए चली जाती है। उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी बिजनेस सूट पहन अपने घर जाने में, लेकिन अब उसे वेद और वामिका दोनों ने ही बोल दिया था, इसलिए मन मार चेंज करने चली जाती है। लिविंग एरिया का टीवी चल रहा था, जिसमें एक आदमी की फोटो शो हो रही थी। न्यूज एंकर बोली, ये एक अनजान शख्स की लाश मिली है, जिसके शरीर पर बहुत सारे चोट के निशान थे, जिसकी उम्र 40 साल के आसपास है। बड़ी बात यह है कि थर्ड आई माफिया गैंग का लोगो इसकी आउटफिट पर मिला है। जानना ये होगा कि ये आदमी थर्ड आई का मेंबर है या थर्ड आई ने इसे मारा है। जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इस आदमी की तस्वीर देख कोई था जो डाइनिंग टेबल पर बैठा अपना सलाइवा गटक रहा था। निमी के चेहरे पर वो न्यूज सुन एक मिस्टीरियस स्माइल थी, जो सभी की नजरें से छिपी हुई थी। वीनू कुछ देर में एक रानी कलर का सलवार सूट एक साइड फ्री चुनी छोड़ रखी थी। वीनू सीढ़ियों से उतरकर नीचे आती है। फिर तीनों ही वेद और वामिका को बाय बोल उनके पैर छू घर से निकल जाते हैं। विवान के बुआ फूफा लंच कर अपने रूम में चले जाते हैं। तीनों के बाहर जाते ही वामिका फिक्र परेशानी से वेद से कहती है, वेद जी आपको विवान से बात करनी होगी। कैसे वो ऑफिस जा सकता है जबकि उसे भी उनके साथ जाना था। भले ही निमी कुछ ना कहे, लेकिन उसे बुरा तो लगा होगा ना। आप अभी के अभी उसके पास फोन करिए और कहिए आज ऑफिस से जल्दी आए और निमी को उसके घर से लेकर आएगा, वरना घर नहीं आना उसे, कह देना अपने बेटे से। इतना कह नाराजगी जाता वहां से चली जाती है। वेद अपने बालों में हाथ फेर, कैसे समझाऊं मैं उसे, ये लड़का मेरी समझ से बाहर है। फिर वो भी वामिका जी के पीछे पीछे रूम में चले जाते हैं। वामिका बालकनी में सोफे पर बैठी थी। वेद जी उनके बगल में आकर बैठ जाते हैं। वो अपना फोन जेब से निकाल कर बोले, मैं फोन मिलाता हूँ उसके पास, तुम खुद ही बात कर लेना। इतना कह विवान के पास फोन मिला देते हैं। 2 ही रिंग में विवान कॉल पिक कर लेता है। विवान ने हेलो ही कहा था कि वामिका उसे डॉट लगाते हुए बोली, विवान ये क्या तरीका है, आज तुम्हें निमी के साथ उसके घर पगफेरे के लिए जाना था। विवान सामने बैठ शख्स से एक्सक्यूज मी प्लीज कह अपनी जगह से खड़े हो सामने बड़ी सी कांच की मिरर से बाहर देखते हुए बोला, मॉम मैं मीटिंग में हूँ। वामिका तेज आवाज में बोली, विवान मीटिंग कल भी हो सकती थी लेकिन ये रिस्क में नहीं। निमी की फीलिंग के बारे में थोड़ा सोचो, उसे कितना हर्ट हुआ होगा। विवान चिढ़ते हुए बोला, मॉम प्लीज। वामिका गुस्से से, आते समय निमी को उसके घर से लेकर आना, समझे, वरना घर आने की भी कोई जरूरत नहीं है। इतना कह कॉल कट कर देती है। विवान एक गहरी सांस लेना में गर्दन हिला वापस अपनी जगह बैठ मीटिंग कंटिन्यू करता है। विवान के लिए मीटिंग इंपॉर्टेंट थी, लेकिन मॉम डैड उससे भी ऊपर थे। दूसरी ओर विवान के फूफा राजीव चौहान अपने रूम में परेशानी से इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। वो किसी के पास फोन मिला रहे थे, लेकिन पहली रिंग में किसी ने फोन नहीं उठाया। वो दोबारा उस नंबर को डायल करते हैं। इस बार उधर से कॉल पिक कर ली जाती है। तुम्हें पता है आज न्यूज में क्या देखा मैंने। उधर से आवाज आती है, ऐसा भी क्या देख लिए जो मेरे पास फोन करना पड़ गया। उद्धरण चिन्ह। राजीव बोला, वो आदमी जिसने रघुवंशी के बंगलों में आग लगाई थी, वो आज मरा हुआ मिला है। उद्धरण चिन्ह। उधर से आवाज आई, मर गया तो क्या हुआ, अब क्यों इतनी सरदर्दी ले रहे हो, वैसे भी उस बात को 20 साल हो गए। उद्धरण चिन्ह। राजीव परेशानी से, सरदर्दी ये है कि उसे थर्ड आई माफिया गैंग ने मारा है, लेकिन उसकी थर्ड आई से क्या दुश्मनी हो सकती है।
उधर से आवाज आती है, तू क्यों टेंशन ले रहा है? छोड़, हमें क्या करना, थर्ड आई से हमारी तो दुश्मनी नहीं है। कुछ दिन में मैं इंडिया आ जाऊंगा, बाकी उसके बाद सोचेंगे। इतना कह कॉल कट कर देता है। राजीव सामने सोफे पर बैठी अपनी बीवी राशि से बोला, ये तो थर्ड आई से डर ही नहीं रहा है। ना जाने कौन है ये थर्ड आई। जस्ट 6 मिस्टीरियस वाइफी। उधर से आवाज आती है, तू क्यों टेंशन ले रहा है? छोड़, हमें क्या करना, थर्ड आई से हमारी तो दुश्मनी नहीं है उसकी। कुछ दिन में मैं इंडिया आ जाऊंगा, बाकी उसके बाद सोचेंगे। राजीव सामने सोफे पर बैठी अपनी बीवी राशि से बोला, ये तो थर्ड आई से डर ही नहीं रहा है। ना जाने कौन है ये थर्ड आई। अब आगे ओबरॉय मेंशन। निवान वीनू निमी जैसे ही घर में आते हैं, उन्हें देख अंदर आने से रोकते हुए निर्मम ओबरॉय बोली, रुको रुको, ऐसे नहीं। तीनों वही दरवाजे पर रुक जाते हैं। निर्मम एक सर्वेंट से आरती की थाल मंगवाती है। एक सर्वेंट उन्हें थाली दे थोड़ी दूरी बना खड़ा हो जाता है। निर्मम पीछे देखते हुए बोली, विवान कहाँ रह गया? निमी एक झूठी मुस्कुराहट लिए, मॉम उनकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग आ गई, इसलिए वो नहीं आ पाए। निर्मम बोली, चलो कोई बात नहीं। निर्मम तीनों की आरती कर उन्हें घर के अंदर बुलाती है। दोनों बहनें ही अपने मॉम के सीने से लग जाती है। निवान आगे बढ़ पैर छूते हैं। सभी अंदर आ जाते हैं। सभी लिविंग एरिया में सोफे पर बैठे आपस में बातें करने लगते हैं। वीनू अपने रूम में जा सबसे पहले अपने कपड़े चेंज कर एक सिंपल लोवर शर्ट पहन कर आती है। तब तक साहिल ओबरॉय भी ऑफिस से आ चुके थे। जैसे ही वो आते हैं, निवान उनके पैर छू आशीर्वाद लेता है। निमी अपने फादर को साइड से गले लगा लेती है। साहिल निमी से बोले, वीनू कहाँ है? मैं यहाँ हूँ, सीढ़ियों से उतरते हुए। जल्दी से आगे बढ़ अपने डैड को दूसरी साइड से गले लगा लेती है। साहिल दोनों के सर पर हाथ रखते हुए बोले, कैसा है मेरा बच्चा? अच्छे है पापा, दोनों ही एक साथ कह हंसने लग जाती है। निर्मम बोली, पापा बेटी का प्यार पूरा हो लिया हो तो चलो डिनर कर लीजिए। निर्मम निमी से बोली, बच्चा विवान से भी पूछ लो वो कब तक आएगा। निमी, जी मॉम। इतना कह निमी एक साइड में जाकर अपने मन में बोली, क्या वो मेरा फोन उठाएगा? निमी विवान का नंबर डायल करती है, लेकिन 2 ही रिंग जाने पर कॉल कट कर देता है। निमी एक गहरी सांस ले अपनी पेरेंट्स की ओर देख खुद से कहती है, सॉरी मॉम डैड, मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ। निमी एक बार फिर अपना फोन विवान के पास मिलाने को होती है कि उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े विवान पर जाती है, जो अंदर आ रहा था। निर्मम की नज़र जैसे ही विवान पर जाती है, वो विवान वही दरवाजे पर रोकते हुए, अरे रुको बेटा, ऐसे नहीं। निर्मम एक सर्वेंट की ओर इशारा करती है। वो आरती की थाल लाकर निर्मम को देती है। निर्मम निमी को आवाज लगाते हुए, निमी आओ, विवान के पास खड़ी हो जाओ। निमी धीरे कदमों से विवान के पास आ खड़ी हो जाती है। निर्मम दोनों की आरती उतार कर थाल सर्वेंट को दे दोनों को लेकर अंदर आ जाती है। सभी मिलकर साथ में डिनर करते हैं। उसके बाद चारों निर्मम साहिल से मिलकर जाने लगते तो निर्मम चारों को सगुन के तौर पर लाल लिफाफे देती है। उसके बाद वीनू निवान एक कार में और विवान निमी एक कार में घर के लिए मिस्टर एंड मिसेस ओबरॉय से परमिशन ले निकल जाते हैं। विवान कार की स्पीड बढ़ा देता है। निमी हैरानी से विवान की ओर देखती है। निमी विवान से परेशानी से, विवान प्लीज धीरे कार चलाइए। विवान सामने देखते हुए और स्पीड बढ़ा बोला, क्यों डर लग रहा है? मेरे मना करने पर भी शादी करने से डर नहीं लगा तुम्हें? निमी एक सांस ले बोली, विवान मुझे आपसे बात करनी है, आपको कुछ बताना है। अगर उसके बाद भी आप इस शादी को नहीं अपनाएंगे तो हम डाइवोर्स ले सकते हैं। विवान एकदम अचानक से तेज आवाज के साथ ब्रेक लगाता है। उसकी गाड़ी थोड़ी आगे जा स्प्रिट मारते हुए रुकती है। निमी बस बिना पल के झपकाए विवान को देख रही थी। विवान कार रुकने के बाद निमी को बाजू से पकड़ अपनी ओर करते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि इससे सब सही हो जाएगा? दूसरी ओर 3 BHK फ्लैट में एक लड़का लगभग 28 साल का मस्कुलर बॉडी, वो डोर ओपन कर फ्लैट के अंदर आता है। उसकी नज़र सामने लिविंग एरिया के सोफे पर जाती है, जहां एक 15 साल का लड़का 25 साल की लड़की, दिखने में बलासी खूबसूरत, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, सूट सलवार पहने, वो लड़का उसकी गोद में सर रख कर लेटा हुआ था। जैसे ही उन दोनों की नज़र सामने पुलिस यूनिफॉर्म पहने लड़के पर जाती है, वो दोनों ही अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। वो पुलिस वाला अपने कान पकड़ दोनों से माफ़ी मांगता है। दोनों ही उससे मुंह फूला के खड़े हो जाते हैं। वो पुलिस वाला साइन लैंग्वेज में, मिश्री तुम तो समझो, आज एक अर्जेंट मीटिंग आ गई थी इसलिए लेट हो गया, आई प्रॉमिस अगली बार पक्का घूमने जाएंगे। वो दोनों भाई बहन सामने खड़े मुंह बनाए, मिश्री और नव इंस्पेक्टर के वाइफ और उसका भाई दोनों ही बोल और सुन नहीं सकते। मिश्री लाल आंखों से घूरते हुए साइन लैंग्वेज में मैसेज करके बता सकते थे। 10 सेकंड लगते, फिर दूसरी ओर मुंह करके खड़ी हो जाती है।
माधव एक गहरी सांस भर खुद से बोल, अब इन भाई बहन को कैसे मनाऊं। माधव एक गहरी सांस भर दोनों को बाजू से पकड़कर सोफे पर बैठता है और उनका चेहरा अपनी ओर घुमाते हुए साइन लैंग्वेज में के साथ साथ अपने मुंह से भी बोला, प्लीज समझने की कोशिश करें। मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ, काम आ जाता है, मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा तो समझो। आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम पक्का बाहर घूमने चलेंगे। मिश्री मुंह बना अपनी जगह से उठ नव का हाथ पकड़ अपने रूम में ले जाकर दरवाजा जोर से पटकते हुए अंदर से बंद कर लेती है। माधव अपने दोनों हाथ कान पर रख एक गहरी सांस भर खुद में बड़बड़ाता है, इन बीवियों को मनाना इतना मुश्किल क्यों है। इतना कह दूसरे रूम की ओर चला जाता है। माधव अपने रूम में जाते हुए, ये थर्ड आई गैंग तो मेरा घर बसने से पहले उजड़वाना चाहती है। उद्धरण चिन्ह, क्योंकि इंस्पेक्टर माधव को आज न्यूज में दिखाए गए मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया गया है। ये थर्ड आई का केस अब उनके हाथ में है। आगे जानने के लिए बने रहिए। चैप्टर 7 मिस्टीरियस वाइफी। अब आगे विवान निमी को बाजू से पकड़कर अपनी ओर करते हुए दांत पीसते हुए, तुम्हें क्या लगता है इससे सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। निमी विवान की लाल आंखों में देखते हुए, कैसे ठीक होगा सब, जैसे सब ठीक हो जाएगा मैं वो करूंगी। बोलिए क्या करूं। विवान को सवालिया नजरों से देखते हुए विवान निमी को छोड़ते हुए सामने देखने लग जाता है। विवान एक गहरी सांस ले बोला, ठीक जैसे ही मुझे वो मिल जाएगी तुम मुझे डाइवोर्स दे दोगी, बिना किसी को बताए। निमी हमें सर हिला बोली, आप किसको ढूंढ रहे हैं, क्या आप उससे प्यार करते हैं। विवान, अपने काम से काम रखो बस। इतना बोल कार स्टार्ट कर देता है। कुछ देर में दोनों ही मेंशन के बाहर थे, जहां वीनू और निवान पहले ही पहुंच चुके थे, लेकिन वीनू बाहर खड़ी निमी का ही वेट कर रही थी। वीनू विवान की कार देख थोड़ी आगे आती है। जैसे ही निमी कार से बाहर आती है, वीनू उससे धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, तूने विवान को सब बताया, अगर तुझे सब बताना अजीब लग रहा है तो मैं उससे बात करूं। निमी वीनू का हाथ पकड़ मना करते हुए बोली, दी, शायद उसे कुछ भी याद नहीं, वो किसी और से प्यार करता है, किसी का इंतजार कर रहा है, मैं उसके प्यार के बीच में नहीं आना चाहती। वीनू हैरानी से निमी को देखती है और एक बार विवान की ओर जो मेंशन के अंदर जा चुका था। वीनू निमी पर गुस्सा करते हुए बोली, तू पागल है, तेरा दिमाग घास चरने गया है, कैसी बातें कर रही है तू, तुझे पता भी है कि तू उससे क्या छुपा रही है। उद्धरण चिन्ह। निमी वीनू से, दी प्लीज आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी, ना जीजू से ना किसी और से, आपको मेरी कसम है दी। वीनू निमी को समझाते हुए उसके चेहरे को अपने हाथ में थाम कर, कैसी बातें कर रही है तू, मेरे सब समझ से बाहर है। वीनू गुस्सा हो वहां से चली जाती है। निमी बस वीनू को जाते हुए देख रही थी। निमी का फोन वाइब्रेट होता है, जिसे देख निमी एक साइड में जा कॉल अटेंड करती है। उधर से कोई कुछ कहता है, वो सुन निमी जवाब देती है, कोई नहीं, इंस्पेक्टर को भी देख लेंगे, बस सबूत थर्ड आई के खिलाफ होने चाहिए। इतना कह कॉल कट कर देती है। निमी अंदर रूम में जाती है। विवान चेंज कर सोफे पर सो चुका था। निमी भी चेंज कर बेड पर लेट विवान की ओर देखते हुए खुद से कहती है, आप पहले ही बता देते कि आप किसी और का वेट कर रहे हैं तो मैं ये शादी नहीं करती। निवान का कमरा। वीनू गुस्से में इधर से उधर परेशानी में चक्कर लगा रही थी, कभी अपने हाथों को मलती कभी कमर पर रख खड़ी हो जाती। निवान काफी देर से वीनू को नोटिस कर रहा था। आखिर में वो अपने फोन को साइड टेबल पर रख वीनू के पास आ उसे गले लगाकर खड़ा हो जाता है। क्या हुआ, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है कि तुम्हें टाइम का भी ध्यान नहीं रहा। घड़ी की ओर इशारा करते हुए, देखो 12 बजने वाले हैं, क्या अपनी परेशानी मुझसे शेयर नहीं कर सकती। सही समय आने पर जरूर करूंगी। वीनू इतना कह निवान को वापस हक कर लेती है। विवान निमी के फॉरहेड को चूम कर उसे बेड पर ले जा लेता कर उसके बालों में हाथ फेर कर उसे सोने के लिए कहता है। कुछ देर में वीनू सो जाती है। निवान अपने मन में खुद से, क्या कोई बात निमी से जुड़ी है जिसे लेकर ये इतना परेशान है। नेक्स्ट मॉर्निंग निमी वीनू दोनों का ही केबिन एक ही था। दोनों किसी प्रोजेक्ट पर डिस्कस कर रही थी कि उनके केबिन के दरवाजे पर नॉक होता है। सामने उनका असिस्टेंट अवीक था। अवीक अंदर आने से पहले, मैम इंस्पेक्टर आपसे मिलने आए हैं। निमी अंदर लाने का इशारा करती है। निमी ने साड़ी और वीनू ने बिजनेस सूट पहन रखा था। इंस्पेक्टर अंदर आ उनके सामने चेयर पर बैठ जाता है। निमी अवीक को जाने का इशारा करती है। अवीक उन्हें ग्रीट कर केबिन से चला जाता है। वीनू सवालिया नजरों से, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप, बैठने का इशारा करते हुए। माधव कुर्सी पर बैठते हुए, कल की थर्ड आई गैंग से जुड़े न्यूज तो सुनी ही होगी। वीनू बड़े ही बेफिक्र अंदाज में, मैं बस बिजनेस न्यूज देखती हूँ। माधव बोला, कोई बात नहीं मैं बता देता हूँ। माधव को बीच में टोकते हुए, न्यूज नहीं अपने यहाँ आने की वजह बताए इंस्पेक्टर। निमी कहती है,
माधव गहरी सांस भर बोला, हमें कल एक लाश मिली थी। हमें उसके पास मिस विनुषी ओबरॉय की तस्वीर मिली है। निमी सख्त लहजे में, आप क्या कहना चाहते हैं? ये मर्डर मैंने और मेरी बहन ने किया है। माधव सरलता से, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस आपको आगाह करने आया हूँ। कहीं वो आपको नुकसान पहुँचाने चाहते हो। लेकिन सवाल और है मेरे मन में, फिर थर्ड आई ने उसे मार अपनी कोई दुश्मनी निकाली है या इन्हें बचाया है? वीनू की ओर देखते हुए वीनू एक फीकी हंसी हंसते हुए बोली, तो आपको क्या लगता है? थर्ड आई से कहकर मैंने मरवाया है, या थर्ड आई मेरा बॉडीगार्ड है या मेरी बहन है? जो आपके मन में ये सवाल आया कि थर्ड आई ने मर्डर मुझे बचाने के लिए किया है, निमी की ओर इशारा करते हुए, लेकिन नजरें कई सवालों के साथ इंस्पेक्टर को देख रही थी। वीनू आगे बोली, कम ऑन इंस्पेक्टर, आप तो ऐसे यहाँ आए हैं जैसे मैं और मेरी बहन ही थर्ड आई है। चैप्टर 8 मिस्टीरियस वाइफी। वीनू आगे बोली, कम ऑन इंस्पेक्टर, आप तो ऐसे यहाँ आए हैं जैसे मैं और मेरी बहन ही थर्ड आई है। अब आगे माधव दोनों बहनों को मिस्टीरियस तरीके से देखते हुए बोला, मैं बस आपको आगाह करने आया हूँ। अपना ख्याल रखिएगा मिस विनुषी ओबरॉय, क्या पता कौन कब आके वार कर दे। और रही बात थर्ड आई की, तो उसे मैं पकड़ ही लूंगा। वो जो भी है ज्यादा दिन नहीं छिप सकता। माधव अपनी जगह से उठकर अपना हाथ आगे करता है। निमी भी उठ अपना हाथ माधव के हाथ से मिला, बोली, हम कॉपरेट करेंगे अगर आपके काम आ पाए तो। माधव अपना सर हाँ में हिला। एक नज़र वीनू जो अपनी लैपटॉप स्क्रीन में काम कर रही थी उसे देख केबिन से चला जाता है। सामने से आते साहिल ओबरॉय को देख माधव उन्हें ग्रीट कर आगे को जाने लगता है, तो साहिल माधव को रोकते हुए, इंस्पेक्टर आप यहाँ, कोई बात है? माधव सारी बात उन्हें बता देता है। साहिल ये सुन थोड़ा परेशान हो जाता है। वो माधव को अपने पीछे आने को कहते हैं। कुछ देर बाद दोनों ही साहिल ओबरॉय के केबिन में सिटिंग एरिया में सोफे पर बैठे थे। साहिल अपने हाथ आपस में मसल रहे थे, रुमाल से अपना पसीना पोंछते हुए, क्या मैं वो फोटो देख सकता हूँ जो उसकी पॉकेट से मिली थी? माधव अपना फोन निकालकर उनके सामने कर देता है। सच में वो वीनू की फोटो थी, लेकिन 12 साल पुरानी, जिसे देख इंस्पेक्टर की ओर हैरानी से देखते हुए साहिल बोले, इतनी पुरानी फोटो को देख तुम कैसे पहचाने कि ये मेरी वीनू है? माधव बोला, सर ये AI का जमाना है, कुछ भी पॉसिबल है। आपकी बेटी की बुढ़ापे की तस्वीर भी निकाली जा सकती है। वैसे आपकी बेटी की आंख के पास जो बिल्कुल छोटा सा तिल है, वो इस फोटो वाली लड़की से भी मैच हो रहा है। आए दिन आपकी बेटियां मीडिया में भी आती रहती है। माधव की बातों से साहिल थोड़े परेशान हो जाते हैं। वो अपने मन में सोचते हुए, तो क्या उन लोगों ने भी वीनू को पहचान लिया? मुझे अपनी बच्चियों की सिक्योरिटी टाइट करनी होगी, मैं उन्हें खोना नहीं चाहता। उनके माथे पर सिलवटें बढ़ती जा रही थी। माधव उनके हाव भाव को अच्छे से नोटिस कर रहा था। ये देख माधव बोला, सर कोई परेशानी है, कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है? आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। साहिल अपने ख्याल से बाहर आ बोले, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जब मुझे जरूरत लगेगी तो मैं जरूर आपकी मदद लूंगा। खड़े हो माधव की ओर अपना हाथ बढ़ा देते हैं। माधव उठ उनसे अपना हाथ मिलाता है। दोनों को ही इस छुअन से अपनेपन का एहसास होता है। कुछ देर तक एक दूसरे को देखते हैं। साहिल बोले, ये बात छिपा कर रख सकते हो कि ये फोटो मेरी बच्ची की है? हाँ में सर हिला, फिर हाथ जोड़ माधव बाहर की ओर चला जाता है। उसके जाने के बाद साहिल खुद से, ऐसा क्यों लगा कि इस एहसास को मैं पहचानता हूँ? थर्ड आई प्लेस। सामने थर्ड आई सभी पर अपना गुस्सा उतारते हुए बोली, बेवकूफ़ों, उसका सामान चेक नहीं कर सकते थे? उसमें वो फोटो मिली है जो किसी को नहीं मिलनी चाहिए थी। उद्धरण चिन्ह। सामने खड़ी थर्ड आई का राइट हैंड, सॉरी बॉस, हमने चेक नहीं किया, हमें नहीं पता था कि उसके पास कुछ ऐसा होगा जो आपसे जुड़ा होगा। थर्ड आई बोली, पता लगाओ कि वो लोग कितना जानते हैं उस तस्वीर के बारे में। जी बॉस, इतना बोल राइट हैंड वहां से चली जाती है। विवान का केबिन। विवान का असिस्टेंट राहुल उसके सामने सर झुकाए खड़ा था। राहुल घबराते हुए लड़खड़ाए आवाज में बोला, सर वो लड़की हमें नहीं मिली। विवान के लैपटॉप पर चलते हाथ रुक जाते हैं। विवान तीखी नजरों से राहुल की ओर देखकर बोला, कुछ भी करो, पर पता लगाओ कि उस रात मेरे साथ वो लड़की कौन थी। राहुल हाँ में सर हिला केबिन से चला जाता है। राहुल केबिन से बाहर आ एक गहरी सांस लेते हुए बोला, कहाँ से ढूंढूं उस लड़की को? ना चेहरा ना नाम, कुछ नहीं पता, बस एक शोल्डर के पास चलने के निशान से कैसे ढूंढ सकता हूँ? एक गहरी सांस भर अपने केबिन में चला जाता है। माधव का घर। माधव जब अपने घर पहुंचा तब देखता है मिश्री और उसका भाई नव दोनों लिविंग एरिया में सोफे पर बैठे टीवी पर कार्टून देख रहे थे। माधव नामे गर्दन हिलाकर अंदर आ दोनों से बोला, तुम दोनों को ये समझ कैसे आता है जब तुम सुन नहीं सकते? मिश्री अपने हाथ फोल्ड कर मानव को घूरते हुए साइन लैंग्वेज में, हम लिपसिंग रीड कर सकते हैं।
बेवकूफ़ नहीं है हम। भगवान अगर कुछ छींटे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा खूबी भी गिफ्ट में देते हैं। नव अपनी बहन के कंधे पर हाथ रख, मैं और मेरी दीदी, हम एक्स्ट्रा टैलेंटेड है साइन लैंग्वेज में। माधव अपने मन में बोला, अच्छा हुआ मैंने साइन लैंग्वेज सीख ली, वरना ये तो लिप रीडिंग से मेरी बात समझ जाते, लेकिन मेरा क्या होता। मिश्री अपनी जगह से उठ किचन की ओर चली जाती है। माधव रूम में जा कुछ देर बाद सिंपल लोवर शर्ट पहन कर आ जाता है। नव माधव डिनर कर रहे थे। मिश्री उन दोनों को सर्व कर उनके पास बैठ खुद भी खाना शुरू कर देता है। माधव आज की मुलाकात के बारे में सोचते हुए खाना खाते हुए बार बार साहिल के बारे में सोच रहा था। उसे वो एक अनजान अपना सा एहसास बार बार याद आ रहा था। माधव को यूं सोच में खोए देख मिश्री उसकी बाजू पर हाथ रख एक आईब्रो उचका देती है, मानो पूछ रही हो कि क्या हुआ। माधव अपना सरना में हिला, बोला कुछ नहीं। अब आगे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक लड़की अंगड़ाई लेते हुए एयरपोर्ट के बाहर खड़ी अपने हाथ फैलाकर बोली, मिस यू मुंबई। तभी उसके पीछे से एक लड़का उसके बगल में आकर खड़ा हो हल्का सा उसके सर पर मारते हुए बोला, मुंबई को मिस किया, माँ पापा को नहीं किया। वो लड़की चिढ़ते हुए, तुझे बता कौन रहा है कि मैंने किसे मिस किया और किसे नहीं। वो लड़का बोला, अब यहाँ खड़े होकर चीखेगी तो मुझे नहीं सबको सुनाई देगा, समझी। वो लड़की मुंह बनाते हुए आगे बढ़ सामने खड़ी ब्लैक मर्सिडीज में बैठ जाती है। वो लड़का भी पीछे पीछे आसमान ड्राइवर की ओर बड़ा कार में बैठ जाता है। ड्राइवर कार स्टार्ट कर कुछ देर बाद उनकी कार कपूर मैंशन के बाहर आकर रुकती है। वो लड़की तेजी से उतरकर भागते हुए अंदर चली जाती है। वो सीधा जाकर लिविंग एरिया में सोफे पर बैठे हुए वेद की ओर जाती है, जो वहां बैठे न्यूज़पेपर रीड कर रहे थे। उन्होंने सारा बिजनेस अपने बेटों को सौंप दिया था, बस कभी कभी ही ऑफिस जाते थे। उन्हें गले लगा कर बोली, मामा जी कैसे हैं आप। वेद अपना न्यूज़पेपर टेबल पर फोल्ड करके रख उस लड़की के गाल पर हाथ रख कर बोले, हम अच्छे थे लेकिन अब अपनी अमाया को देख और भी अच्छे हो गए, प्यारी सी मुस्कान के साथ बोले, जिसे सुन अमाया के चेहरे की मुस्कान और भी बड़ी हो जाती है। किचन से वामिका निकल कर आते हुए बोली, अमाया अपनी मामी से नहीं मिलेगी, बस सारा प्यार बस मामा को ही देना है। आगे जानने के लिए बने रहिए। भी बाय, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब द चैनल।